गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप्स तो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोगों की सीरीज चल रही है हिस्ट्री की। और हिस्ट्री की किस टाइप की सीरीज है ये? तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर के। ओके, अब तक जो एग्जामिनेशन में आपके आ चुके हैं उस क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक रिवीजन चल रही है, डिस्कशन चल रही है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही क्या होता है, इस एग्जाम में रिपीट होती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, अगर रिपीट ना भी हो तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन होते हैं, कि उसी ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे या उस क्वेश्चन के कोई और फैक्ट होंगे तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के अगर आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो उससे होता क्या है ना, कि उससे पहले आप इस प्रीवियस के क्वेश्चन को डेफिनेटली करके जाएं। और करके जाने का मतलब है कि आपकी इसमें 100% ये अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपकी वहां गलती होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। ओके, आपको ये क्वेश्चन में 100% देना है। इसके अलावा जो नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नए प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो तो करना ही है, लेकिन जो पूछे गए क्वेश्चन है विगत वर्षों में उसे आप बिल्कुल 110% करके आए उसमें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीरीज जो हमारी चल रही है। आज की सीरीज में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ओके, चलिए इसके में फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ओके, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी वैलेंटाइन सिरोल। ओके, वैलेंटाइन सिरोल। चलिए अब हाँ, एक चीज और बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी क्लास को एवरीडे मेरी क्लास देखते हैं, तो उन्हें ये जानकारी हो चुकी है। बट जो फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं वो ऐसा ना सोचें कि ये जो सीरीज है ये ओनली फॉर BPSC के लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ई दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सीरीज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी एग्जामिनेशन आपके होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए है, स्टेट PCS के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि आपके बिहार में ऐसा पूछता है, और अगर आप बिहार PSC का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे भी आपको ये क्वेश्चंस जो हैं ये काम आ जाएंगे। ऑप्शन ई केवल वहां के ट्रेंड के लिए मैंने दिया है, अदरवाइज स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है कि ओनली फॉर ये BPSC के लिए है। ठीक है, चलिए। और हाँ, मैं ऑप्शन में केवल डी तक बोलूंगी, ई नहीं बोलूंगी, क्योंकि ई में तो पता ही है कि हाँ या तो सभी या तो कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, वैलेंटाइन सिरोल। ओके, वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने ही तिलक को क्या कहा था? इन्होंने तिलक को क्या कहा था? इनके बारे में एक स्टेटमेंट ऐसा है कि इन्होंने ही तिलक के बारे में क्या कहा था? तिलक को क्या कहा था इन्होंने? तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, मिलेगा ये क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेगा। ठीक है, कि तिलक को किसने कहा था? तो नाम याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने। और कौन सी वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक कौन सी है? इंडियन अनरेस्ट, इसी में इन्होंने कहा भी है। ओके, तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बोला गया है। चलिए, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी दिया हुआ है, तो उनके ऊपर थोड़ा उनकी कौन सी पुस्तक है, क्योंकि यहाँ लेखक पूछ लिया है तो इनसे रिलेटेड कौन सी पुस्तक है देख लेते हैं। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है? कौन सी पुस्तक है इनकी दो पुस्तक को याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, और इनकी दूसरी पुस्तक कौन सी है? दूसरी पुस्तक कौन सी है? रस्त गोफ्तार। रस्त ये फर्स्ट है, और दूसरी पुस्तक कौन सी है? रस्त गोफ्तार। ठीक है, रस्त गोफ्तार। क्लियर?
हम लोग क्योंकि ऐसे अगर आप बुक को अगर सोचेंगे रटना कि किसने कौन से बुक का है, तो रटेंगे भी भूलेंगे भी। बेटर है अगर जैसे यहाँ पे कुछ आ गया, हम लोग केवल 2-2 बुक देखते हुए चलते हैं, ठीक है। फिर दोबारा कहीं नौरोजी को लेकर के कोई फैक्ट आता है भी आएगा, क्योंकि नौरोजी के बारे में मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, नौरोजी के बारे में लास्ट क्लास में मैंने बताया है, तो अभी फिर बताऊंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, लास्ट क्लास में मैंने जो बताया था और भी बताऊंगी, वो 2-2 बार सुनेंगे तो जाहिर सी बात है वो याद होगी। और इसको आप लोग भी उस तरीके से क्या करें, जहां पे भी आप लोग जब इस क्लास को रिकॉर्डिंग देखते हैं तुरंत एक पेंसिल लेकर के बैठा करें, कॉपी और पेंसिल के साथ बैठे, या अगर नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स के आप लोग पेन से बनाएंगे तो उस जगह पेंसिल से लिख दिया करें, अच्छा ये फैक्ट और ऐड हो सकता है वहां पर, ठीक है। अदरवाइज अलग अलग जगह में पढ़ेंगे तो रटना ज्यादा पड़ता है। और दूसरी चीज, अगर ईमानदारी आप लोग क्लास में रखेंगे, ठीक है, अगर इस क्लास को बिल्कुल ईमानदारी से देखते हैं, सुन रहे हैं, अगर जिस प्रकार से मैं बता रही हूँ अगर उस प्रकार से आप लोग अब पढ़ाई करेंगे, हिस्ट्री में अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं तो आपके 32 क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल करके आएंगे, ओके। अगर 38 क्वेश्चंस हैं तो आप लोग 37 से 37 क्वेश्चन हो जाएगा, या 35 से नीचे तो नहीं आएगा। जैसा मैं बता रही हूँ उस प्रकार से अगर आप लोग हिस्ट्री करते हैं तो ये मेरी गारंटी रही, ईमानदारी आपकी रहेगी, ओके। चलिए, तो अब यहाँ हो गया। अब एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम देख लेते हैं। एनी बेसेंट की कौन सी पुस्तक है, एनी बेसेंट की पुस्तक देख लेते हैं कौन सी है। एनी बेसेंट की पुस्तक कौन सी है, इनकी भी 2 पुस्तक बहुत चर्चित है, कॉमनविल, कॉमनविल, और दूसरी कौन सी है, कॉमनविल, और दूसरी कौन सी है, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, कॉमनविल एंड न्यू इंडिया, ओके, न्यू इंडिया। चलिए, ये एनी बेसेंट की हो गई। अब लाला लाजपत राय, इनकी भी पुस्तक को देख लेते हैं। यहाँ एक चीज और बता दूं, एनी बेसेंट की जो न्यू इंडिया है और महात्मा गांधी की यंग इंडिया है, इस दोनों में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम रहती है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है, यंग इंडिया किसकी है, न्यू इंडिया किसकी है। तो महात्मा गांधी जी, इसको याद थोड़ा ऐसे रखिएगा कि महात्मा गांधी क्या थे, ओल्ड हो चुके थे, लेकिन उन्होंने किसको माना, यंग इंडिया, यंग इंडिया को। थोड़ा सा ऑपोजिट है ना कि ओल्ड है लेकिन यंग के तरफ, तो क्या हो गया कि महात्मा गांधी ओल्ड व्यक्ति, बुक कौन सी है, यंग इंडिया उन्होंने लिखा, ठीक है, यंग इंडिया है उनकी। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, एनी बेसेंट की क्या है, न्यू इंडिया, ध्यान रखिएगा, हमेशा कंफ्यूजन होता है। इसके साथ अब लाला लाजपत राय की जी की जो पुस्तक है उसको भी देख लेते हैं। लाला लाजपत राय की कौन सी पुस्तक होगी, इनका कौन सा है, इन्होंने भी यंग इंडिया, इनका भी है, यंग इंडिया इनका भी है। तो बीपीएससी एग्जाम में अगर दोनों नाम आपके पास है, लाला लाजपत राय और यंग इंडिया, अगर दोनों नाम, सॉरी, लाला लाजपत राय और अगर महात्मा गांधी का नाम दिया हुआ है और पूछा है यंग इंडिया के बारे में, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, यानी एक से अधिक, क्योंकि यंग इंडिया को दोनों ने लिखा है, लाला लाजपत राय की भी है और महात्मा गांधी की भी है। फर्स्ट थिंग, अगर किसी अदर स्टेट में पूछता है या बीपीएससी में पूछ ले, किसी एक का नाम दिया होगा, महात्मा गांधी के बारे में काफी चर्चित है यंग इंडिया, लाला लाजपत राय का उतना चर्चित में से नहीं है। अगर महात्मा गांधी का नाम नहीं दिया है, लाला लाजपत राय दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ओके। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, लाला लाजपत राय का नाम ध्यान रखिएगा। तो यंग इंडिया, यंग इंडिया, और जितने बुक्स बता रही हूँ एक दिन में केवल उतने ही बुक्स को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा और अपने तरफ से करने की कोशिश कीजिए, जितना बता रही हूँ इतना अगर इस तरह से करते हुए जाएंगे तो आपकी कितने, आज अगर 22 तारीख है तो देखा जाए तो आपके 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज, ठीक है। तो 15 के बाद 16-17 को आप देखिएगा कि आपकी लेवल हिस्ट्री तक कितनी पहुंची है, ये खुद आप जज कीजिएगा, ओके, और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो लाला लाजपत राय की यंग इंडिया हो गई, और कौन सी है, और कौन सी है लाला लाजपत राय की, यंग इंडिया हो गई। इसके अलावा द पीपुल, द पीपुल, द पीपुल है इनकी, द पीपुल, द पीपुल, ओके, द पीपुल। इसके बाद और कौन सी है, द यंग इंडिया, द पीपुल हो गई, ओके। चलिए, पंजाबी, पंजाब के थे, पंजाबी याद रखिएगा, पंजाबी, ये 3 नाम यहां ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और एक ध्यान रखिएगा कि इन्होंने दयानंद
और दयानंद एवं शिवाजी की जीवनी इन्होंने लिखा है। ठीक है, शिवाजी की जीवनी। शिवाजी की जीवनी, शिवाजी की जीवनी इन्होंने लिखा है। ओके, यंग इंडिया, द पीपुल, पंजाबी, दयानंद, शिवाजी की जीवनी। इसके साथ ही जो यहाँ पे आप यंग इंडिया देख रहे हैं ना, ये जो यंग इंडिया देख रहे हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूं, महात्मा गांधी ने भी लिखा है। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी लिखा है। महात्मा गांधी भी लिखे हैं। लिखे हैं, ठीक है, महात्मा गांधी भी लिखे हैं यंग इंडिया। ओके, चलिए, हो गया। अब यहां पर ये तो हो गई चलो लेखक की। नौरोजी जी के बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के बारे में। 1886, 1893 एंड 1906। क्वेश्चन आपको आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक बार अध्यक्षता किसने किया है, सबसे अधिक टाइम, तो कौन है? दादा भाई नौरोजी। 3 टाइम्स इन्होंने किया था, 3 बार। ओके, 86 में, 93 में, 1906 में इन्होंने किया था। 3 बार क्या था, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष। सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता, अध्यक्षता, ठीक है, सबसे अधिक समय तक इन्होंने ही अध्यक्षता क्या है किया था। चलिए, इसके अलावा और ध्यान दीजिए, ये दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट क्लास में आया था, आपके पास क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, इस प्रकार का क्वेश्चन था। आप लोग देखिएगा, जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग क्लासेस में देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है कि नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी किसके गुरु थे? दादा भाई नौरोजी किसके गुरु थे? तो ये तिलक के, तिलक के गुरु, तिलक के गुरु, ठीक है। तिलक अपना गुरु किसको मानते थे? दादा भाई नौरोजी को। ओके, दादा भाई नौरोजी को ये अपना गुरु मानते थे। ओके, क्लियर? चलिए, बस इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा और बताऊंगी तो फिर थोड़ा वो कंफ्यूजन हो जाएगा। नौरोजी के बारे में मैं इसलिए आज कंटिन्यू की हूँ क्योंकि पिछले क्लास में बताई हूँ, इसलिए उनसे जुड़ा हुआ फैक्ट तो एक ये था कि दादा भाई नौरोजी किसके गुरु थे? तो तिलक उनको अपना गुरु मानते थे, तिलक उनको अपना गुरु मानते थे। महात्मा गांधी किनको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु MG रानाडे को मानते थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और एक आज फैक्ट इनके बारे में ये है, इनकी पुस्तक है, और इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्षता सबसे अधिक समय तक इन्होंने ही किया था। जो स्वराज्य शब्द है, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था 1906 में, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। स्वराज्य शब्द जो प्रयोग हुआ था अधिवेशन में, कांग्रेस की जो अधिवेशन चल रही थी, तो स्वराज शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। स्वराज्य, इन्होंने ही इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। स्वराज्य शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? इन्होंने ही। कब? कलकत्ता अधिवेशन में। कब स्वराज्य का प्रयोग कब किया था? कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, दैट्स इट। इससे ज्यादा और नहीं बताऊंगी, केवल इतना ही बताऊंगी, ताकि नौरोजी के बारे में आप लोगों के पास हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन जब प्रीवियस क्लास में बताई हूँ, जो मैंने इससे पहले क्लास लिया था, जो रिकॉर्डिंग में आप लोग देखेंगे, तो नौरोजी के बारे में आपके पास फैक्ट था कि तिलक के वो गुरु थे। अब इस क्लास में आपके पास एडिशनल फैक्ट ये आ गई कि
86, 1903 एंड 1893 में एंड 1906 में कांग्रेस के उन्होंने अध्यक्षता किया और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष यही रहे हैं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था वो कौन किए थे? नौरोजी ही किए थे। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इनके द्वारा एक और याद रखिएगा, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बताई थी प्रीवियस क्लास में कि 1852 में एक मिनट 1852 में इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, ओके, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में इन्होंने किया था। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कब? 1917-18 में। तो यहाँ याद रखिएगा कि जो अहमदाबाद का जो हुआ, जो वहाँ जो घटनाएं हुई थी अहमदाबाद में, वो घटना आपकी 1918 की है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि 1918 में दो घटना हुई थी। जब गांधी जी वापस दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो 1917 में तो पहले वो चंपारण वाली घटना थी, 1918 की दो घटना थी, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मजदूरों का घटना, ठीक है। अब यहाँ पर पूछता है कि पहले खेड़ा हुआ है या अहमदाबाद हुआ है, तो पहले खेड़ा है फिर बाद में अहमदाबाद की घटना है, ये हो गई। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो सत्याग्रह हुआ था उसमें किसने हिस्सा लिया था? कहाँ पर? अहमदाबाद में। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कृषक वर्ग, ऑप्शन बी औद्योगिक कर्मी, ऑप्शन सी जनता एंड ऑप्शन डी मजदूर है। ऑप्शन डी में कौन है? मजदूर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मजदूर हो जाएगा, मजदूर, ठीक है। अहमदाबाद में हुआ क्या था कि वहां के मजदूर प्लेग बोनस को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गई थी। क्यों? मिल मालिक का कहना था कि प्लेग खत्म हो चुका है तो बोनस नहीं देंगे। मजदूरों का कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ है और उसके बाद से महंगाई बहुत बढ़ चुकी है ना, तो इतने महंगाई में वो लोग कैसे अफोर्ड करते? तो उनका कहना था कि नहीं, आप बोनस को एज इट इज रहने दो, जो बोनस आप दे रहे थे उससे आप मत हटाओ, उस बोनस को रहने दो। इसके लिए जो अहमदाबाद जो मिल मालिक थे वो मान नहीं रहे थे, तो इसलिए वहां पर सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो कौन थे? जब मिल की बात की है, अहमदाबाद मिल की बात हुई है, तो वहां जाहिर सी बात है मजदूर होंगे, कृषक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजदूर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? ठीक है, क्या पूछा है? शहर को पूछ लिया। यहाँ क्या पूछा है? शहर के बारे में पूछा है, शहर पूछा है। ओके, किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कराची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे, गांधी जी। ओके, खिलाफत में भी जाऊंगी तो बहुत लंबी स्टोरी आएगी, बस यहाँ पे याद रखिएगा कि इलाहाबाद का अध्यक्षता गांधी जी किए थे। इस यहाँ जो अधिवेशन हुई थी वो गांधी जी के अध्यक्ष थे उसके। अब बात आती है लखनऊ की, लाहौर की, है ना, लखनऊ की। तो लखनऊ से केवल यहाँ केवल इतना ध्यान रखिएगा कि 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लाहौर के पर ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस क्लास में बताई थी 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। ओके, और ये किस नदी के तट पे हुआ था? तो यह रावी नदी के तट पर। एक ऐसा स्टेटमेंट यहां नहीं बताई हूं जो आपको क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा आगे। इस सीरीज के आगे जब हम लोग पढ़ते चलेंगे तो इस सारे क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे। इन सभी स्टेटमेंट के ऊपर आपको बने हुए क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, आपको फायदा जरूर मिलेगा। आप बस ईमानदारी से आप क्लास को अटेंड करें। ओके, जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो इसमें जैसा बताती हूँ उस तरीके से करते जाएं। हिस्ट्री के लिए फिर और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए, तो रावी नदी के तट पर, ओके, रावी नदी के तट पर क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी के बाद ये घटना कब की? ये घटना थी 31 दिसंबर, है ना, मिडनाइट में, रात के 12 बजे की घटना है। और इसी के 20 दिन तो नहीं, 25-26 दिन के बाद क्या हुआ था? इसी के 26 दिन के बाद, यानी 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1929 की तो ये घटना थी, तो क्या आएगा? 1930 होगा। 26 जनवरी 1930 को पहली बार प्रथम स्वाधीनता दिवस, ठीक है, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वाधीनता दिवस 1930 में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है जो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था उसके पीछे क्या कॉज है, क्या कारण रहे हैं, तो उसके पीछे ये कारण था, ठीक है, ये। अब यहाँ पर, और उसी के बाद से वर्तमान में जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, उसके पीछे क्या है? यही कारण है, 26 जनवरी 1930। और उसके बाद से क्या होने लगा? गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष, है ना, गणतंत्र दिवस। चलिए, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में क्या हुआ था? एका आंदोलन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। ओके, जब कभी क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए ना, सपोज नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा, कंफ्यूजन हो रहा है, जाहिर सी बात है ऑप्शन सी को तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एका आंदोलन है तो कहाँ सत्याग्रह, वहां पर ऐसा कुछ, ठीक है, तो इसको तो आप लोग पहले ही साइड कर देंगे। अब आपके पास रह जाता है कि अवध का एका आंदोलन। अब एका आंदोलन जो है उस समय ज्यादातर किसमें होता था? आंदोलन होता था तो केवल लगान की समस्या रहती थी, है ना, सरकार बहुत ज्यादा टैक्स मांगता था और जो कि किसान पे नहीं कर सकते थे। सरकार क्या करती है? बहुत ज्यादा टैक्स मांगती थी जो कि सरकार, किसान जो है वो पे नहीं कर सकते थे। तो अवध का जो एका आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या था? कि सरकार को लगान देना बंद कर दो, सरकार को लगान देना बंद करो। ए इज द राइट आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अवध का जो एका आंदोलन हुआ था यह कब हुआ था? यह आंदोलन हुआ कब है? यह आंदोलन कब हुआ है? तो यह हुआ है 1920-21 ईस्वी में, ठीक है, 1920-21 ईस्वी। और कौन थे वो दोनों? इसके नेतृत्व करता कौन थे? एक का नाम है सहरैब, सहरैब, और दूसरा का नाम है, जो चर्चित नाम है, मदारी पासी। आप लोग मदारी पासी का नाम सुने होंगे लेकिन सहरैब का नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति ने क्या किया था? इन दोनों ने ही इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था, इनके नेतृत्व में हुआ है ये किसके नेतृत्व में हुआ है? अवध का एका आंदोलन तो सहरैब और मदारी पासी के नेतृत्व में किया गया है, ठीक है। ये दोनों क्या थे? जाहिर सी बात है किसान थे। ये दोनों क्या थे? ये दोनों क्या थे? ये दोनों किसान के साथ साथ ये क्या थे? निम्न जाति के भी थे, निम्न जाति के थे, ठीक है। किसान के साथ साथ ये लोग क्या थे? निम्न जाति के थे। ओके, और इसका कारण क्या रहा? इस आंदोलन के होने का कारण क्या रहा? कारण था इसका, यह आंदोलन क्यों हुआ? इस आंदोलन का कारण था अत्यधिक लगान। कारण क्या था? अत्यधिक लगान। इतना लगान मांग रहे थे कि इन लोगों ने बोला कि जाओ, लगान देना ही नहीं है हमें, लेते रहो अब तुम हमसे लगान, ठीक है। और अत्यधिक लगान, और दूसरा कारण में हम क्या कर सकते हैं? गैर कानूनी तरीके से
खेतों को छीनना, अवध का एका आंदोलन। अवध का एका आंदोलन 1920-21 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? सहदेव और मदारी पासी ने। ये दोनों किसान थे, निम्न जाति के थे, और उसके पीछे कारण था कि लोग अत्यधिक लगान मांग रहे थे, है ना। लगान बहुत होता क्या था कि खेती हो या ना हो लेकिन लगान इन्हें चाहिए था, तो इसके लिए इन लोगों ने, और गैर कानूनी तरीके से खेतों को छीन, अगर आप लगान नहीं दे रहे हो तो आपके खेतों को ले रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों ने क्या कर दिया था, अवध के किसानों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। अवध जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में किस नाम से जाता है? वर्तमान में लखनऊ, वर्तमान में लखनऊ है ना, अवध वर्तमान का लखनऊ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन क्या है? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में, ऑप्शन ए किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, ऑप्शन सी जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम, ऑप्शन डी निम्न जाति, वो निम्न जाति है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये निम्न जाति है, निम्न जाति, ओके, जाति द्वारा कर दर के विरुद्ध, ठीक है, कर की जो रेट थी उसके विरुद्ध था, निम्न जाति के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाई धोबी बंद सामाजिक जो बायकॉट किया गया था उसका स्वरूप कैसा था, उसका नेचर कैसा था, क्यों हुआ था? इसका नेचर था ऑप्शन ए किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। हो सकता है पूछ ले कि नाई धोबी आंदोलन जो है कहाँ पे हुआ है, तो प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिला कहाँ है? तो यह यूपी में है, यूपी में है ना, यूपी का प्रतापगढ़ जिला, यहाँ पे चलाया गया था नाई धोबी बंद आंदोलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक भी क्वेश्चन में अगर समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट जो क्लास लूंगी उसमें आप लोगों को बता दूंगी। ओके, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? INA किसके दिमाग की उपज थी? किसके दिमाग की उपज थी INA? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये बी डॉक्टर मोहन सिंह की। ये INA डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और उसी ने इसकी स्थापना की थी। अब सवाल ये आता है, बहुत बार डाउट ये होता है कि मोहन सिंह होगा कैप्टन, डॉक्टर नहीं है, वो कैप्टन है। ओके, कैप्टन मोहन सिंह, ये कैप्टन है, कैप्टन मोहन सिंह। ओके, कैप्टन मोहन सिंह, डॉक्टर नहीं, कैप्टन मोहन सिंह। बहुत बार दिमाग में कंफ्यूजन ये आती है कि मोहन सिंह होगा या सुभाष चंद्र बोस होगा। अगर क्वेश्चन आपका यहां तक है कि किसके दिमाग की उपज थी तो चलो फिर भी समझ में आता है कि मोहन सिंह ही होगा, लेकिन किसने इसकी स्थापना की थी, तो स्थापना में जने लोग सुभाष चंद्र बोस में पहुंच जाते हैं, तो वो काम यहाँ नहीं करना है। ओके, अब मैं बता देती हूँ सुभाष चंद्र बोस जो है वो किसकी स्थापना किए थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। ओके, लीग की इन्होंने किया था स्थापना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। ठीक है, एक्चुअली इसकी इस भी स्थापना कैसे हुई थी? रास बिहारी बोस किए थे, जो बाद में उन्होंने किसको दे दिया? सुभाष चंद्र बोस के हाथ में कमान दे दी थी। अगर इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की जाए, भारतीय स्वाधीनता लीग, ठीक है, भारतीय स्वाधीनता लीग, भारतीय स्वाधीनता लीग, इसका गठन भी किसने किया था? इसका गठन की भी अगर बात की जाए, अगर गठन की बात की जाए तो कौन थे? रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी। ये क्वेश्चन में बार बार कंफ्यूजन यही होती है, बार बार जो कंफ्यूजन होती है उसके पीछे कारण यही है कि INA है, दो चीजें हैं, INA है और भारतीय स्वाधीनता लीग है। तो INA का गठन मोहन सिंह की दिमाग की उपस्थिति और गठन भी उन्होंने किया था, तो ये उनका डिपार्टमेंट हो गया। अब इसके डिपार्टमेंट में कौन है? तो गठन रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन बाद में नेतृत्व किसको दे दिए थे वो? परंतु बाद में नेतृत्व उन्होंने किसको दे दिया? परंतु बाद में नेतृत्व इन्होंने किसको दिया? परंतु
बाद में नेतृत्व किसने संभाला? किसने संभाला? सुभाष चंद्र बोस ने। ये है यहाँ पर फैक्चुअल जो है वो ये है फैक्ट्स, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने बोला कि भू स्वामित्व को क्या करो? खत्म करो। तो ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, ऑप्शन बी कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी कमेटी 1945, कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कार्यकारिणी कमेटी 1937। एक्चुअली 1937 में क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था। तो उसके बाद ही क्या किया गया था कि बंगाल, बिहार, ओके, बंगाल, बिहार, यहाँ सबसे क्या किया गया था कि आपका ये जो भू स्वामित्व है वो उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और एक्ट बनाया गया था, काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद 1937 में ही काश्तकारी अधिनियम भी बना दिया गया था। तो किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त किया था? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 होगी, ओके। इसके बाद ही काश्तकारी अधिनियम आ गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1807, 1808, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1858, 59 एंड ऑप्शन डी 1889। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपके बीपीएससी में आने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो मैं क्लास लेकर के चल रही हूँ ये सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है, यूपीएससी के लिए भी है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी है। तो इसलिए इसको केवल एक स्टेट को फोकस करके ऐसा नहीं कि केवल यहाँ पे, हाँ, लेकिन सभी के लिए है। तो ये बेनिफिट बीपीएससी, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आप लोगों की बीपीएससी की है, तो स्पेशली इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1820 में, 1820 में, 1820 ईस्वी में हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, है ना। जो आपका सिंभू वगैरह जो एरिया है वहां पर ही हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। चलिए, मुंडाओं के द्वारा जो किया गया था, किसके द्वारा हुआ था ये विद्रोह? किसके द्वारा हुआ था ये विद्रोह? मुंडाओं के द्वारा, ठीक है। मुंडाओं के द्वारा, मुंडा जनजाति थी उनके द्वारा हुआ था ये विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? तो ये क्वेश्चन तो खैर सबने रटा हुआ होगा। ऑप्शन ए इजारादारी, ऑप्शन बी तिनकठिया, ऑप्शन सी जन्मिस एंड ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति की पूरे जो 3 कट्ठा का मतलब क्या हो गया कि 20 कट्ठा जो जमीन होती थी जिसको 1 बीघा बोला जाता है, उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा इनको क्या करना पड़ता था? खेती करना पड़ता था। इनकी बाध्यता मूलक कर दी गई थी, तो उसको 3 कट्ठिया बोला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह ये किससे है? बिरसा मुंडा से है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? संथाल, ये संथाल है, ओके, ये संथाल होगा। थोड़ी सी ना ये एरर है, इतना तो आप लोग समझ सकते, संथाल है। ऑप्शन बी कच्छा नागा, ऑप्शन सी कोल एंड ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उलगुलान किससे संबंधित है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिरसा मुंडा से संबंधित है, बिरसा मुंडा, ओके। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। ये अपने आप को क्या बोलते थे कि मैं भगवान का दूत हूं, ठीक है। तो बिरसा मुंडा से संबंधित है उलगुलान विद्रोह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुंगेर का बरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का कौन सा था? बरिया ताल, मुंगेर का बरिया ताल विद्रोह जो विरोध हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कास्त भूमि की वापसी की मांग, ऑप्शन बी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन सी जमींदारी प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्त भूमि की वापसी। उस समय में जितने भी विद्रोह हुए हैं ना, वो सभी के सभी क्या थे? आपके जमीन को लेकर के होता था, ठीक है। उस समय में जमीन को लेकर के ही विद्रोह होते थे। तो कास्ट किसान का जमीन को रख लेना, उनका शोषण करना, ये अधिक टैक्स लेना, तो यही विद्रोह का कारण बनता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब आपके पास ऑप्शन में नहीं समझ में आए ना कि क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा सोचिएगा कि किस टाइम का विद्रोह है। जो 18th सेंचुरी के बाद का जितना भी है ना, 18 के उत्तरार्ध के समय का, यानी जो आप देख लेंगे 1850 के बाद का जितना भी है, 1920 में, 1930 में,
तो 20 से लेकर 30 के बीच में जितने भी विद्रोह सब होते हैं ये सब के सब आपके किससे संबंधित हैं, तो ये टैक्स वैक्स से लेकर के ही हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि 1947 से पहले, ऐसे दिमाग में रखिएगा, 1947 से पहले जो भी विद्रोह हुए हैं वो सब के सब किस पे हुए हैं, केवल किसान टैक्स। किसान टैक्स अगर इस तरह से कुछ भी पूछ लेता तो मुंगेर का बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन ए, जहां पे और हाँ ये नहीं कि अब अपने मन से कहीं कुछ नहीं, ऑप्शन देख करके कीजिएगा। आप लोग ऑप्शन जरूर देखिएगा कि ऑप्शन क्या दिया है, इसमें सब क्या दिया है, जमींदार दिया है, कुछ मुस्लिम किसानों का शोषण दिया हुआ है, तो जो इसके ऑप्शंस हैं वो भी एक दूसरे से काफी मतलब एक दूसरे से काफी क्लोज है ऑप्शन भी। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा कि कास्त भूमि की वापसी की मांग, कास्त यानी क्या हो गए, किसान होते हैं, काश्तकार वही होते हैं ना किसान, तो उनकी भूमि की वापसी की मांग, मुंगेर का बरियाताल, ये होगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, कास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, बिहार कब अलग हुआ था, ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1912 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी 1940 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कब अलग हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं 1911 करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है कि 1911 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 1911 में केवल ये घोषणा हुई थी, ओके, घोषणा हुई थी और दिल्ली राजधानी बनकर के आई। तो जब दिल्ली ही 1912 में राजधानी बनकर के आई तो बिहार कैसे उससे पहले अलग हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 1912 ईस्वी, 1912 ईस्वी, ओके। इसका आंसर क्या होगा 1912 ईस्वी में, ठीक है। जब दिल्ली राजधानी बनी है 1912 में तो उससे पहले बिहार कैसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, पटना उच्च न्यायालय की 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1921 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1916 में। यहाँ पे एक कंफ्यूजन और है कि 1916 में तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जब हाई कोर्ट बन गया उसके बाद पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, 1917 में, पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। लेकिन विश्वविद्यालय, पहले हाई कोर्ट आ गया उसके बाद यूनिवर्सिटी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया, बरही कांग्रेस ने किस जिले में इसको नाकाम किया था, ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया एंड ऑप्शन डी मुंगेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी गया में, ठीक है। गया में इसको क्या कर दिया गया था, इसको नाकाम कर दिया गया था। अब एक ये तो हमारे आज की सीरीज के क्वेश्चंस हो गए। अगर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ानी चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। मुझे आप जैसा मतलब बताएंगे, कमेंट करेंगे, मैं क्वेश्चंस और भी बढ़ा सकती हूँ। लेकिन सपोज मैंने बढ़ा दिया और आपको इंटरेस्ट नहीं आए क्लास को अगर जब देख रहे हो क्लास तो आप लोग इंटरेस्ट ना आए, बोरिंग लगने लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग रहा है, अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ानी है या इतना क्वेश्चंस ठीक है या कुछ और परिवर्तन करना है, ठीक है। क्योंकि ये क्लास किसकी है, आप लोगों की क्लास है। मैं केवल उसमें मेरी बहुत छोटी सी भूमिका है जो मैं थोड़ी सी सहयोग करने की कोशिश करूँ कि मेरी तरफ से क्या हो सकता है आप लोगों के लिए, ओके। क्लास आपकी है, आप इसे जिस रूप में चाहें कि नहीं कुछ और इसमें चेंज करना है या किसी और सब्जेक्ट पे डाउट है, किसी भी तरह की कोई भी अगर लगती है कि नहीं यहाँ पे अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ओके। और इस मेरी अपनी चैनल है ये, तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट हिस्ट्री की नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के क्लास में, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।